अहमद इंडिया के चर्चा है मुद्दा स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पुलकित शर्मा और हमारे साथ आज के मुद्दे पर चर्चा के लिए जुड़े हैं कई दिग्गज। चर्चा के मुद्दे के से आपको रूबरू कराऊं उससे पहले आप सभी महानुभावों का परिचय करा देता हूं। आज के मुद्दे के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता एकता अग्रवाल जी। एकता जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। फिल्म निर्माता रंजीत शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और समाज सेवी पूनम खंगारोत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का मुद्दा है, कब होगा रेप फ्री इंडिया। यूपी का हाथरस हो या राजस्थान का धौलपुर या कर्नाटक का बेंगलुरु, आबरू जब लुटती है तो किसी लड़की या किसी महिला की नहीं, पूरी मानवता की लुटती है। विकृत मानसिकता से भरे दरिंदे अपने हवस के लिए एक हंसती खेलती नारी से तो रेप कर उसके शरीर ही नहीं बल्कि उसकी आत्मा तक को छलनी कर देते हैं। अखबारों और टीवियों की सुर्खियों में उस लड़की से हुई हैवानियत के चर्चे होते हैं। फिर जनता में आक्रोश का कीड़ा कुछ दिन कुलबुलाता है और इसके बाद कुछ दिन निकलता है कैंडल मार्च का दौर और फिर शांत हो जाता है। ऐसी ही दूसरी हैवानियत की खबर जब तक नहीं दिखाई जाती तब तक के लिए मीडिया में जब ट्रायल होता है तो सरकारें भी थोड़ी सी भयभीत होती है, या यूं कहें कि खाना पूर्ति में जुट जाती है तो कुछ गलत नहीं होगा। आज देश में बड़े शहर ही नहीं, गांव देहात में भी हमारी बेटियां महफूज नहीं है। हाँ, हमारे देश में गरीबी, बेरोजगारी, कई मुद्दे हैं जिनसे हमें लड़ना है, जिनसे हमें पार पाना है, लेकिन क्या ये ऐसा मुद्दा नहीं है जिससे भी हमें लड़ना चाहिए? क्या हमारी बेटियां और हम ऐसे ही परेशानियों में जूझते रहेंगे, ऐसे ही खौफ में जीते रहेंगे? सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा एकता जी से, क्योंकि वो भाजपा की प्रवक्ता हैं और भाजपा ने इस पूरे मामले के राजस्थान के अंदर भी 2 रेप कांड हुए, एक बांसवाड़ा में और दूसरा हुआ भरतपुर के अंदर। मैम, आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बहुत कुछ करा, लेकिन क्या आपकी जब सरकार थी क्या तब रेप नहीं हो रहे थे? क्योंकि एमपी और यूपी ये 2 जगह रेप के गैंग रेप हुए हैं लगातार अभी इन्हीं मामलों दिनों के अंदर। उन सबके अंदर दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। अगर यहाँ कांग्रेस की सरकार है तो 2 स्टेट में आप लोगों की सरकार है। आप लोगों ने क्या ऐसा कदम उठाया? क्योंकि हाथरस जो है उसका तो बहुत पूरे मीडिया के अंदर फैला हुआ है, उठ ही रहा है, सभी लोग उठा रहे, चाहे बीजेपी हो, जो कांग्रेस हो, चाहे समाज सेवी हो, लेकिन ना तो बलरामपुर के मैटर को किसी ने उठाना पसंद किया, ना उसके अलावा नरसिंहपुर, एमपी के अंदर नरसिंहपुर में एक दलित महिला के साथ में रेप हुआ, उसके बाद पुलिस ने उसकी एफआईआर नहीं लिखी, उल्टा उसी से रिश्वत ली और उसको फिर उसको जेल हवाला से बाहर किया। उस महिला को वो इतनी प्रताड़ित हो गई कि उस महिला ने आत्महत्या कर ली। तो आप कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आपकी सरकार जो है वो कुछ नहीं कर रही? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि एक महिला होने के नाते मैं इसको अपना एक बहुत ही दुर्भाग्य मानती हूँ कि ऐसा भारत देश जो जहाँ पे कहा जाता था कि नारियों की पूजा होती है। हमारे यहाँ कहावत भी है कि यत्र नारीस्तु पूजे रवन्ते तत्र देवता। ऐसे देश में हमारी नारियां किस दिशो दशा में बढ़ रही है, उनकी क्या स्थिति हो रही है, हम सभी देख रहे हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगी कि ये जो मुद्दा है, महिला की अस्मिता से जुड़ा मुद्दा है, महिला के आत्मसम्मान से जुड़ा मुद्दा है। ये कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए और बहुत ही संवेदनशील विषय है। इस पे राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी उन लोगों को कि महिला की और एक नारी की चित्कार को सुने, ना कि इस पे राजनीति करें। मैं उन लोगों को कहना चाहूंगी कि धर्म की, राजनीति और जातिगत चश्मे को उतार कर एक महिला की जो चित्कार है उसको सुनी जाए। तो इस प्रकार से मैं कहना चाहूंगी कि किसी भी प्रकार से इस एंगल में जब ये नारी का एक दर्द जुड़ा हुआ है, ये नारी की अस्मिता से, नारी की इज्जत के विरुद्ध ही एक अपराध नहीं है, पूरे एक समाज, एक पूरे परिवार और हमारे देश का के विरुद्ध भी एक पूरा अपराध है। तो इस पे किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए, चाहे फिर वो उत्तर प्रदेश के हाथरस की घटना हो या राजस्थान की घटना हो। अभी मुझे लगता है इस पर पूरी तरह से वोटों की राजनीति हो रही है, क्योंकि कुछ समय बाद ही उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं। सभी वहां पर आप सभी देख रहे होंगे किस प्रकार से कांग्रेस ने वहां पर एक अखाड़ा बना गया। और अभी मैं आज तक को देख रही थी कि किस प्रकार से वहां पर जो पॉलिटिकल पार्टियां पहुंच रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत ही बड़े जमावड़े के रूप में, कोरोना चल रहा है उसमें वहां पहुंच रहे हैं। वो ऐसे जो पीड़ित परिवार है उसको संवेदना, पीड़ित परिवार की बात करिए मैम, एकता मैम पीड़ित परिवार की बात करिए तो वहां के डीएम जो है उन्होंने जो पीड़ित परिवार का जो सदस्य है उसकी छाती में लात मारी है, वो बेहोश हो गए हैं।
क्या ये प्रशासन आप ही की सरकार है, मैं आपकी सरकार की बात कर रहा हूं, अगर वो लोग जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसको देख करके जा रहे होंगे ना कि उनके साथ इतना कुछ किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको आवाज उठानी चाहिए। अगर अगर आपकी सरकार देखिए आवाज उठा चुकी होती, उनके लिए उनके लिए कुछ कर चुकी होती, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। देखिए मोदी जी ने, आपको भी पता होगा कि किस प्रकार से दो अधिकारियों को निष्कासित किया है और उस पर तुरंत कार्यवाही चल रही है। और मैं कहना चाहूंगी कि सिर्फ यूपी, ये कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है कि हम सिर्फ यूपी की, चाहे घटना यूपी में हो, राजस्थान में हो या कहीं पे भी हो, ये जो घटना है या अपराध है वो एक बहुत ही संवेदनशील विषय है, इस पे राजनीति नहीं होना चाहिए। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगी, अगर आप ये बात कर रहे हैं तो मैं पूछना चाहूंगी अशोक गहलोत की सरकार से कि अभी लगातार, आज ही मैं अखबार में पढ़ रही थी कि किस प्रकार से दो चचेरे भाइयों ने एक 7 साल की मासूम के साथ घटना घटित हुई है। तो मैं पूछना चाहूंगी, उस वक्त अशोक गहलोत जी कहाँ थे, उस वक्त प्रियंका गांधी कहाँ थी, उस वक्त राहुल गांधी क्यों थे, क्यों वो यहाँ राजस्थान नहीं आते, उनको क्या दर्द नहीं होता? क्योंकि अभी राजस्थान में चुनाव बहुत दूर है। आपके इस सवाल पे भी आएंगे। पूनम जी आप क्या कहना चाहती है पूरे घटनाक्रम पर? मैं इस पूरे घटनाक्रम पर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहती, मैं एक समाज सेविका हूँ। मैं इसमें बहुत सारे हमारे देश की एक ये दुर्भाग्य, मैं अपने आप को बहुत ही दुर्भाग्यशील मानती हूँ कि हमारे देश में जो भ्रष्टाचार है वो आज से नहीं है, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो और चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारा देश बिल्कुल भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं हो पा रहा है। आज ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये घटनाएं बहुत ही शर्मनाक हैं। चाहे वो कि कोई भी बच्ची हो, किसी की भी बच्ची हो, वो हमारे देश की बच्ची है, वो किसी एक पर्टिकुलर समाज की बच्ची नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बच्ची नहीं है, वो हमारे देश की बच्ची है। जहाँ हमारे देश में महिलाओं को इतना सम्मान हमारी संस्कृति के अंदर दिया गया है, वहाँ पे ये किसी को अधिकार नहीं है कि बच्चों के साथ इस तरह की घटनाएं की जाए। तो मैं समाज सेविका होने के नाते मैं सारे सामाजिक संगठनों से मैं ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि वो सब एकजुट होकर के इसके प्रति कोई ना कोई एक ऐसा सॉल्यूशन निकाले जिससे कि हम इस समस्या का समाधान कर पाए, क्योंकि जागरूकता की कमी है। बच्चों जागरूकता कमी, मैम ये बिल्कुल बात आपने बहुत सही बोली कि जागरूकता की कमी है। रंजीत जी, इस पूरे मसले पे आपकी एक राय जानना चाहते हैं कि क्या कहना चाहते हैं आप? मैं राजनीति से ऊपर उठ कर ये बात करना चाहता हूँ कि जैसे अपन ने देखा कि यूपी में हुआ तो कैसे प्रियंका गांधी और ये सब लोग गए, क्या राजस्थान में उनकी वहां बेटी नहीं थी क्या? वो भी बेटी थी। सब सरकारों को एक कदम उठाना चाहिए और अपन को ऐसा नियम बनाना चाहिए, जो भी हमारी नारी शक्ति को कुछ भी करता है उसको तुरंत दंड मिलना चाहिए, जिससे कि आने वाली प्रथा में कोई भी हमारी बहन बेटी को कभी नहीं देख पाए। हमको राजनीति में नहीं करनी चाहिए जैसे प्रियंका गांधी राहुल गांधी कर रहे हैं, वहां जाने से कोई फायदा नहीं। हमें ऐसे नियम बनाने पड़ेंगे जिससे, जैसे राजस्थान में हुआ, हमारे अशोक गहलोत जी ने क्या कर लिया, जब तक कोई कदम ही नहीं उठाया जाएगा और सिर्फ एक राजनीति के लिए मैं भी जाऊंगा वहां पे भीड़ लेकर के आज राजस्थान में, तो क्या फायदा? काम करने का मतलब होना चाहिए, काम होना चाहिए और पब्लिक को काम दिखना चाहिए। यदि काम ही नहीं हुआ तो मतलब एक ऐसा रूल और रेजुलेशन बना जाए जो हमारी बहन बेटी के साथ ऐसा करेगा उसको तुरंत दंड दिया जाए। ये मेरा कहना है। एकता जी, कहीं आपको नहीं लगता कि मीडिया ट्रायल के बिना सरकारें कुछ करती नहीं है? क्योंकि जब तक मीडिया के अंदर आया नहीं, मीडिया ने हो हल्ला नहीं किया, मीडिया ने दिखाना चालू नहीं किया, छापना चालू नहीं किया, तब तक कोई भी सरकार, चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, आप लोग संवेदनशील नहीं होते हैं, आप खुद से कुछ नहीं करने की सोचते हैं? नहीं, देखिए मैं इस मामले में मीडिया को, पूरे मीडिया जगत को धन्यवाद तो कहना ही चाहूंगी कि वो इस तरह के वे छुपे हुए मुद्दे होते हैं या जो इस तरह के मुद्दे होते हैं उनको आगे लाती है और उसके कारण कहीं ना कहीं त्वरित न्याय जो मिलना चाहिए वो मिलता है। वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकारें अपना काम नहीं करती, सरकार अपना काम करती है और समय आने पर सब जगह ही कार्रवाई की जा रही है। मैम, सरकारें अगर काम कर रही होती तो मीडिया को शायद इतना हो हल्ला करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि योगी साहब ने तो सीबीआई जांच तो बात की बात है, पहले उन्होंने सिर्फ 25 लाख रुपए देने की घोषणा करी, पहले तो 2-3 दिन तक तो कुछ हुआ ही नहीं। 30 तारीख को जब 2:30 बजे रात को जला दिया गया उस लड़की को, ये देखिए आपकी यूपी सरकार के अंदर, यूपी के अंदर जो गवर्नमेंट है योगी सरकार की, मैं सिर्फ गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रशासन की बात कर रहा हूँ कि प्रशासन ने कितनी अमानवीयता दिखाई कि 2:30 बजे, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज के अंदर हम बात करें तो दिन छिपने के बाद में अंतिम संस्कार नहीं होता है। तो ऐसी क्या जल्दी आ पड़ी थी, ऐसा क्या घटनाक्रम हो गया था कि रात को 2:30 बजे जाकर के उस लड़की को जला देना पड़ा, और वो भी ऐसे कि जैसे किसी कचरे को जला रहे हैं आप? क्या ये
उसके बाद भी मैम आप रुकिए, उसके बाद भी 2-3 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। कल जाकर के उनको सस्पेंड किया गया है, नहीं तो 25 लाख रुपए एक मकान देकर के और एक सरकारी नौकरी देकर के आप इतिश्री करना चाहते हैं। ये योगी सरकार है, ये बीजेपी की सरकार है। मैं कांग्रेस की सरकार के ऊपर भी आऊंगा, लेकिन पहले मैं आपकी बात कर रहा हूं क्योंकि आपने आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू करे हैं। देखिए, मैं फिर कहना चाहूंगी कि ये विषय कोई राजनीति का विषय नहीं है, और रही यूपी की घटना जो है, ये बहुत ही संवेदनशील और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो उस बेटी के साथ हुआ, जो उस बहन के साथ हुआ, और योगी सरकार ने तुरंत इस पर कार्यवाही की है। किस प्रकार से कल आप खुद ही कह रहे हैं कि किस प्रकार से अधिकारियों को वहां से निष्कासित किया गया है, तो इसमें पूरा न्याय उस बेटी को, उसके परिवार को मिलेगा। मैम निलंबित किया गया है 2 दिन बाद। मैम निलंबित किया गया है 2 दिन बाद। 2 दिन का समय क्यों लगा आपको? हमारा सवाल तो यही है कि 2 दिन का समय भी क्यों लगा आपको? डीएम तो अभी तक नहीं हुए हैं। मैम आप ये देखिए कि डीएम जिन्होंने लात मारी है, जिनके ऊपर सारे आरोप लग रहे हैं, वो उनके वीडियो वायरल हो चुके हैं, उनको अभी तक निलंबित नहीं किया गया है। क्यों? देखिए जो गलत होगा, जीरो टॉलरेंस, जैसा मोदी जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं, भाजपा जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है और तुरंत ही कार्यवाही होगी अगर कोई भी गलत है तो। पूनम जी, क्या आपको नहीं लगता है कि प्रशासन या सरकारें अमानवीय हो गई है, उनको कोई असंवेदनशील हो गई है, उनको कोई संवेदना नहीं रह गई? जब तक मीडिया वो हल्ला नहीं करेगा या पब्लिक कैंडल मार्च नहीं करेगी, तब तक वो लोग खुद से काम नहीं करेंगे। बिल्कुल, मुझे भ्रष्टाचार की बू आती है इन सब बातों से, क्योंकि इतना भ्रष्ट हो चुका है हमारे देश में, चाहे वो कोई सरकार हो और चाहे वो प्रशासन हो, इतना भ्रष्ट हो चुका है कि वो मानवीयता के बारे में सोचते ही नहीं है। और क्योंकि हम लोग समाज सेवक हैं, तो हम लोग मानवीयता के बारे में ज्यादा सोचते हैं, और हमें लगता है कि हमारी बेटी है वो, हम उसको किसी और की बेटी नहीं समझते, हम अपनी बेटी समझ करके इसके लिए जल्दी से जल्दी कार्यवाही की मांग करते हैं। हमारा ऐसा सोचना है कि इस भ्रष्टाचार जब तक इस देश से खत्म नहीं होगा, तब तक कोई भी सरकार कुछ भी नहीं कर पाएगी। बहुत बढ़िया, वेल सेड मैम। रंजीत जी, पूरे मैटर में क्या कहना चाहते हैं आप? मैं पहले बात तो कहता हूं कि मीडिया देश का चौथा स्तंभ है, यदि यही नहीं बोलेगा तो लोग कैसे जगेंगे? बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि योगी जी ने जैसे ही इस मैटर का पता लगा, योगी जी ने तुरंत एक्शन लिया, और उस एक्शन को अपन को दिख रहा है। कई लोग पहले अफसर लोग दबाना चाहते थे, और जो मीडिया ने बताया, जब मीडिया द्वारा सब हमारे योगी जी को मालूम पड़ा, उन्होंने तुरंत सबको सस्पेंड किया। सर 30 तारीख को देखो राजस्थान, सर 14 सितंबर को ये घटनाक्रम हुआ, 30 तारीख को लड़की की मौत हुई सफदरजंग अस्पताल के अंदर। क्या योगी साहब को पता नहीं लगा? फिर उसके बाद 2:30 बजे रात को 30 तारीख की रात को उस लड़की को जला दिया गया। योगी साहब को पता नहीं लगा। योगी साहब ने सिर्फ और सिर्फ ये कहा कि 25 लाख रुपए परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी और एक घर दे दिया जाएगा, और इतिश्री हो गई। एसआईटी बनाई गई। एसआईटी ने जब ये कहा कि जांच होनी चाहिए, पूरे नार्को टेस्ट होना चाहिए, तब योगी साहब ने कहा कि हाँ नार्को टेस्ट होना चाहिए। उससे पहले तो योगी साहब ने कुछ भी नहीं कहा था। और मैंने कहा योगी साहब ने इतना तो क्या, अशोक गहलोत ने क्या कर लिया? 25 लाख रुपए देकर के, या किसी की जान या किसी की जिंदगी नहीं, वो तो हम कह रहे हैं, हम नहीं सीबीआई इंक्वायरी कर ली, वो मेरी बेटी की तरह है। मैं उसकी यही बात कह रहा हूँ कि मीडिया चौथा स्तंभ नहीं होता तो फिर किस काम आता? आज आप लोगों ने बात उठाई, उसके लिए अब काम हो रहा है, और योगी जी बिल्कुल टॉलरेंट पे लगे हुए हैं, और टाइम आने पर आपको बिल्कुल न्याय मिलेगा। उस बच्ची के साथ बिल्कुल न्याय होगा। सब बच्चियां, मैं तो कह रहा हूँ राजस्थान में भी हमारी बच्ची है, हमें उसके ऊपर भी न्याय लेना है। मध्य प्रदेश में का वहां पर भी हमें जाना है, ऐसे नहीं हम। और चौथा स्तंभ तो हमेशा आवाज नहीं उठाएगा तो लोगों को लगेंगे कैसे? हमारा काम तो आवाज उठाना ही है। हम लोग तो बैठे इसलिए हैं कि हम आवाज उठाएं। अगर मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ, आप लोग उस आंकड़े के ऊपर बताइएगा कि कितना सही है। सर यूपी के अंदर अगर हम बात करते हैं 2018 की, तो यूपी 2018 और 17 ये दो आंकड़े हैं, इनके अंदर पहले और दूसरे स्थान पर यूपी और एमपी रहे। 2019 में आकर के मैम आप जरूर सुनिएगा कि 2019 में आकर के राजस्थान पहले पायदान पर आया। 2 पायदान पे जो था लगातार 2 साल, यानी 2017 और 2018 यूपी और एमपी ही रहे। तो कहीं मैं मानता हूं कि राजस्थान में बढ़ोतरी हुई है इन मामलों के अंदर, लेकिन अगर डोमेस्टिक अगर वायलेंस की बात करें या फिर और किसी प्रकार की वायलेंस की बात करें, तो उसपे पहले नंबर पे अभी भी उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के अंदर तकरीबन जी मैं एक बात कहना चाहूंगा। जी सर, मैं एक बात कहना चाहूंगा। जब प्रियंका गांधी, राहुल गांधी वहां पर जा सकते हैं, तो यहाँ पे राजस्थान में उनकी बेटी नहीं है, वहां क्यों नहीं जाते? ये काय का ढोंग है? क्या ढोंग है? सही है, मैं आपकी बात से राजनीति कर रहे हैं, नहीं कर रहा। आपकी बात में पूरी तरीके से एग्री कर रहा हूँ। मैम मुझे बताएंगे कि क्या कारण रहा कि
बीजेपी की सरकार होने के बावजूद आप लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन पहले 2 पायदानों पे लगातार 2 साल तक, उससे पहले भी यूपी और एमपी रहे, लेकिन अभी इस साल मैं मान सकता हूं कि मतलब 2019 के अंदर प्रथम स्थान पर आ गए हैं राजस्थान, क्योंकि उनको लग रहा है कि शायद ये कोई रेस चल रही है और हमको जीतना है। 2 साल आपकी सरकार दोनों स्टेट के अंदर, फिर भी नंबर 2 पायदानों पे रहे। देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि यूपी सरकार में जब से भाजपा की सरकार आई है, क्राइम कितना कम हो गया है, ये आप सभी के सामने है, आंकड़े भी बताते हैं और वहाँ का हालो हाल भी बताता है। तो इस प्रकार का जो माहौल वहाँ पे जो बनाया हुआ था पहले की, जो भाजपा की सरकार से पहले की जो सरकारें थी, उसके ये कहीं ना कहीं रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण ये सब होने जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे बहुत ही क्राइम यूपी में कम हो गया है और मुझे लगता है मैम मैं महिलाओं से क्राइम की बात करता हूँ। मैम 2019 के आंकड़े आपको बता देता हूँ। 2019 में 56,011 ये यूपी का आंकड़ा है वायलेंस का, मतलब इसमें रेप वेप सब सारे मामले आते हैं। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो 29,788, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, अगर रेप की अगर हम बात करें तो यूपी के अंदर टोटल जो रेप हुए हैं वो तकरीबन, राजस्थान के तो आते हैं, लेकिन एमपी की अगर हम बात करें तो 2485 रेप के मामले हुए हैं। ये 2019 की मैं बात बता रहा हूँ आपको। यूपी के अंदर 3065। अभी शिवराज जी ने सरकार 2001 सरकार संभाली है, 2485। मैम 2017 की बात कर रहा हूँ, 2017 की मैं आपको आंकड़े दे रहा हूँ, सिर्फ आपको और कुछ नहीं दे रहा। पहले पायदान की मध्य प्रदेश 5562, 2017 की बात कर रहे हैं मैम अपन। तो मैम आप कह रहे हैं कि यूपी के अंदर एमपी के अंदर गिरावट आई है, तो मुझे तो कहीं से गिरावट नहीं लग रही, सिर्फ एक साल 2019 को छोड़ दे तो। क्राइम की बात की ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है, ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं, ये आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं है ये। तो आप कहेंगे तो मैं आपको भेज भी दूंगा। बिल्कुल, एनसीआर का आंकड़ा तो अब की बार ये है कि सबसे ज्यादा राजस्थान अव्वल रहा है इसमें। जी मैम, राजस्थान वालों से बिल्कुल, ये सिर्फ इस साल की बात कीजिए आप, पिछले 2 साल नहीं, इस साल की बात करी मैं, 2019 की बात कर रही हूँ और राजस्थान सबसे अव्वल है इसमें। बिल्कुल। और मैं आपको फिर बार बार कह रही हूँ कि ये महिलाओं से जुड़ा हुआ जो अपराध है, रेप है, उसमें राजनीतिकरण किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। राजनीतिकरण किया जाता है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, मैं बार बार कह रही हूँ। इसमें सरकार के साथ साथ हमारा सामाजिक दायित्व भी पूरा बनता है। एकदम मैम आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात से 100% वाकिफ हूँ। मैं आपका पूरी तरीके से समर्थन कर रहा हूँ कि राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी राजनीतिकरण हो रहा है, चाहे कांग्रेस की तरफ से हो चाहे बीजेपी की तरफ से हो। कोई मानवीय पहलू को देख करके नहीं चल रहा। पुलकित जी, हम तो नहीं गए, हम तो राजस्थान में नहीं गए दलगना लेके, भीड़ लेकर के, हम भी जा सकते थे। सर आप नहीं गए, लेकिन मैंने देखा है कि जो प्रदेश प्रवक्ता हैं या फिर राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो अपने बयानों से तीखे बाण चला रहे हैं। दोनों जगह सरकारें बाण तो बोल तो कोई नहीं सकता है, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो तो गलत कर रहे हैं। आप लोग नहीं गए, आपका बड़प्पन है ये, इसलिए आप नहीं गए। पूनम गंगारू जी, मैम आप समाज सेवी हैं, आप देखती भी होंगी कि पूरा माहौल कैसा चल रहा है, तो आपने कभी फील किया, कभी अनसेफ है महिलाएं बहुत ज्यादा? महिलाएं तो हमेशा से जो जब से ये चले जा रहे हैं, रेप केसेस आ रहे हैं, महिलाएं तो कहीं भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो बीजेपी और चाहे हो और चाहे कांग्रेस हो। मैं किसी भी पर्टिकुलर पार्टी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराती नहीं हूँ, बल्कि मैं बीजेपी के लिए तो मैं जरूर फेवर की बात ये कहूंगी कि मोदी जी के आने के बाद, में एक सैन्य अधिकारी की पत्नी भी हूँ मैं, तो मोदी जी के आने के बाद हमारी सेना ने बहुत ज्यादा फर्क आया है। और अभी कई मुद्दों पर मैंने चर्चा भी की है कि मैं सैल्यूट करती हूँ मोदी जी को, और उससे भी पहले मैं आप मीडिया वालों को भी सैल्यूट करती हूँ कि मीडिया वालों ने हमारी सेना के जितने भी हुए कारगिल वॉर के बाद से, मैं अगर चर्चा करूं तो आप लोगों का बहुत बड़ा समर्थन रहा इन सबको उजागर करने में। मैम हम तो सही को समर्थन करते हैं और गलत का अपोज भी करते हैं। हमारा काम ही ये है कि अगर हम गलत को गलत नहीं बताएंगे और सही को सही नहीं बताएंगे तो काम नहीं चल पाएगा। अद्रिजा जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, एक एक्ट्रेस है अद्रिजा। पूनम जी, मैं फिर से आपके पास लौटना चाहूंगा। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि महिला जो सशक्तिकरण की हम बातें करते हैं, लेकिन महिलाओं को उस तरीके से तवज्जो नहीं मिलती है जिस तरीके से उनको मिलनी चाहिए। माहौल इतना ज़्यादा खराब है कि अगर आज मेरी बेटी घर से बाहर जाएगी या मेरी बहन घर से बाहर जाएगी तो मेरे दिमाग में टेंशन रहेगी। आपकी भी शायद बेटी होगी, एकता जी आपकी आपकी इसमें बहन या जो भी होगी, तो सभी के हैं। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं एक हमारे जहन के अंदर, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे जहन के अंदर कहीं ना कहीं एक डर रहता है
8 बजे कोई समय नहीं होता है, अगर एक लड़का निकलता है तो उसको माँ बाप निकलने देते हैं, लेकिन जब लड़की की बात आती है, चाहे वो एक 30 साल की महिला ही क्यों, या 35 साल की महिला ही क्यों ना हो, या एक 16 साल की लड़की क्यों ना हो, लेकिन टेंशन रहती है क्योंकि माहौल खराब हो चुका है। क्या आपको क्या कैसा लगता है कि कैसे इन चीजों को दूर किया जा सकता है? इन ये जो पूरा माहौल बन रहा है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? सबसे पहले तो हमारी जो कानून व्यवस्था है, उसको एक सजा का जो प्रावधान है वो इतना कठोर होना चाहिए कि वो एक एग्जाम्पल हम क्रिएट कर सके समाज के आगे कि कोई भी क्राइम करने से पहले बंदे की रूह तक काम जाए। इतना कठोर जब तक कानून नहीं होगा तब तक हम इस चीज को समाधान करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि आपने अगर नोटिस किया हो कभी भी कि जो इस तरह के जितने भी क्राइम हुए हैं वो या तो निम्न श्रेणी के लोगों ने या उच्च श्रेणी के लोगों के हुए हैं। मध्यम श्रेणी का कंपैरेटिवली कम होता है। मध्यम श्रेणी तो अपनी रोटी रोजी की तरह जूझता रहता है बेचारा, वो कहां से कर पाएगा? रोटी रोजी के अलावा वो अपनी छवि को धूमिल होने से बचाता है, उनको अपनी छवि का भी बहुत डर रहता है। निम्न स्तर के में इसलिए होता है कि वहाँ पे जागरूकता की कमी है, वहाँ पे डर नहीं है निम्न स्तर, और उच्च स्तर धन की ताकत पर ये सब काम करता है। तो हमें जब हमारा कानून व्यवस्था सबके लिए सेम कानून है तो सजा का प्रावधान भी सबके लिए सेम होना चाहिए। निर्भया कांड की अगर हम बात करें, वो एक पूरे हम सब के लिए एग्जाम्पल है कि लगभग 7 साल बाद आरोपियों को सजा दी गई। हम इतना ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इतने लंबे समय अगर सजा मिलती है तो कहीं ना कहीं मनोबल नहीं गिरता है उस परिवार का। ये तो मैं मान लेता हूँ कि निर्भया के साथ तो पूरा देश खड़ा हुआ था, लेकिन कई बच्चियां ऐसी है, कई लड़कियां, महिलाएं ऐसी हैं जिनके बारे में किसी को पता ही नहीं चलता है, और अगर वो इतनी लंबी लड़ाई करने लग जाए तो मतलब काम नहीं चल पाएगा, उनका घर बार सब बिक जाएगा, क्योंकि आपको ही पता है कानून व्यवस्था कितनी महंगी है। जी जी, अब इसमें अगर हमने आरोपी भी हो गए थे कि आरोपी हैं, हमें ये भी पता चल गया, सजा भी सुना दी गई, लेकिन 7 साल का विलंब क्यों किया गया, इसके पीछे क्या कारण था? तो यहाँ हमारा इस सारे कांड में भ्रष्टाचार की बू तो आती है। तो ये भ्रष्टाचार, कानूनी व्यवस्था, शिक्षा, जागरूकता, ये बहुत जरूरी है। तो हम लोग मिलकर के इस सब पर कार्य कर सकते हैं, क्योंकि समाज सेवी संस्थाएं पूरे देश में बहुत सारी हैं। अगर हम जयपुर की बात करें तो हजारों समाज सेवी संस्थाएं हैं जयपुर में, तो हम लोग बहुत सारी समाज सेवा। एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा। अद्रिजा जी, आपको मेरी आवाज सुना आ रही है? मैम, आप एक फिल्म इंडस्ट्री के अंदर है, बॉलीवुड में है, लेकिन क्या आपको कभी बॉलीवुड में भी अगर आपको रात बिरात को भी शूटिंग करने जाना होता होगा तो कभी भय लगा? जी सर, मुझे बॉम्बे में आज तक कभी ऐसा डर नहीं लगा कंपेयर टू दिल्ली। लाइक मैं दिल्ली से हूँ, वहाँ पर नहीं हूँ, पढ़ी हूँ, वहीं मतलब पली बड़ी हूँ, बट जितना मुझे खौफ दिल्ली में लगता था, बॉम्बे में कभी नहीं लगा, क्योंकि बॉम्बे बहुत प्यारी सिटी है और बहुत सेफ है, स्पेशली फॉर वुमेन। तो लोगों ने इसे कहीं हद तक ना बदनाम कर रखा है, और गंदगी हर जगह होती है, लाइक बॉलीवुड में भी है थोड़ी बहुत, बट इसलिए नहीं कह सकते कि पूरा बॉलीवुड ही मतलब पूरा खराब है या अनसेफ है बॉम्बे। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको इस तरीके से परेशानी से दो चार नहीं होना पड़ा। हम वापस लौटते हैं एकता जी के पास। एकता जी, मुझे ये बताइए कि महिलाओं के प्रति पुरुषों का व्यवहार, आप क्योंकि पॉलिटिकल भी हैं, पॉलिटिक्स में भी हैं, और आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा बायस देखना पड़ता होगा कि लोग बात आपके प्रति थोड़ा सा एक साइड किनार करने की कोशिश करते हो। क्या आपको भी महसूस हुआ ऐसा? जी बिल्कुल, अभी भी हमारी जो मानसिकता है पुरुष प्रधान देश की, वो मुझे लगता है पूरी तरह नहीं बदली है, काफी हद तक बदल गई है। और जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि मेरा व्यक्तिगत विषय है, तो ऐसा कई बार मेरे प्रोफेशन में भी आया है कि इस तरह का होता है कि जो हमारा समाज है, हमारी सोसाइटी है, वो अभी भी, हालांकि मोदी जी के आने के बाद में और भाजपा ने तो स्पेशली बहुत सारी, आपने देखा होगा कि मंत्री भी दी हैं, फीमेल्स भी दी हैं, फीमेल्स को बहुत आगे बढ़ाने का, सशक्तिकरण का काम किया है हर क्षेत्र में, बट अभी भी जो हमारा पुरुष प्रधान समाज है, हमारी सोसाइटी है, वो मैं मेरी पर्सनली बात करूं तो पॉलिटिक्स को कहीं ना कहीं अभी वो पूरी तरह फेवर नहीं करते, तो ऐसा होता है। रंजीत जी, लड़कों की अपब्रिंगिंग कैसी होनी चाहिए? क्योंकि पुरुषों को तो ये सिखाया जाता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन लड़कियों के साथ में थोड़ा सा हम लोग कहीं ना कहीं उनको बंदिशों में रखते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि लड़कों को भी कुछ बंदिशें चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए पुलकित जी। दूसरी बात, मैं आपके
माध्यम से ये कहना चाहता हूँ गृह मंत्री जी को कि कैसा कानून पास किया जाए जिससे कि जो भी ऐसा नारी शक्ति के साथ करे उसको तुरंत सजा मिले। यदि तुरंत सजा मिलेगी तो आगे से घटना होने में कोई भी करने में डरेगा। और लड़कों के लिए अपने घर वाले अच्छे संस्कार दें, और मैं तो कह रहा हूँ अच्छे संस्कार देंगे तो लड़का अच्छा बनेगा। अच्छे संस्कार बुरी संगत में जाएगा तो बुरा बनेगा। सर मैं आपसे आपकी बात करना चाह रहा हूँ, अच्छे संस्कार तो हर माँ बाप अपने बच्चों को देना चाहते हैं, लेकिन क्या उनकी अपब्रिंगिंग उनको इस तरीके से नहीं करना चाहिए, उनकी अपब्रिंगिंग इस तरीके से नहीं करनी चाहिए जिससे कि उनको महिलाओं का या लड़कियों का सम्मान करने की आदत पड़े? क्योंकि हम जब कहते हैं कि घर से बिल्कुल यही संस्कार देने चाहिए कि हर एक लड़की को अपनी बहन की तरह समझना चाहिए। मैं यही संस्कार देना चाहता हूँ और यही होने चाहिए। यदि ये अपन संस्कार देंगे, हर एक जो लड़की के साथ जिस लड़की के साथ बुरा हो रहा है उसके खिलाफ सामने वाले लड़की को खड़ा होना चाहिए। जो ऐसा नहीं है कि लड़की के सामने रेप हो रहा है आप खड़े ही नहीं हो, ये हमने कई जगह देखा है। सामने रेप हो रहा है लोग निकल जाते हैं, ये सबसे गलत बात तो ये है। जब तक अपन उसके अगेंस्ट उसको आवाज नहीं उठाएंगे तो कुछ नहीं होगा। पूनम जी मैं आपके पास लौटना चाहता हूँ, मुझे ये बताइए कि पुरुषों की महिलाओं या लड़कियों के प्रति आज में, क्योंकि पहले तो क्या सोच थी सभी को पता है, लेकिन आज क्या सोच है एक समाज सेवी होने के नाते आपने क्या ऑब्जर्व किया? मैंने ये ऑब्जर्व किया कि पुरुष प्रधान जो देश हमारे देश को कहा जाता है वो आज भी हमें समानता का अधिकार पुरुष नहीं देते हैं। ये आप घरों में ही, आज मेरा एक पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। आज मैं मेरी पुत्रियों को बोलती हूँ, क्योंकि असुरक्षा की फीलिंग मुझ में भी है कि बेटा रात में घर लेट नहीं होना आने के लिए, जबकि मेरी बेटियां भी पढ़ करके बड़ा वो भी एक स्वतंत्र होकर के आसमान में कुरान पढ़ना चाहती हैं। वहीं अगर मैं यहाँ गलत हो जाती हूँ, अगर मैं मेरे पुत्र को भी ये कहूँ कि नहीं बेटा तुम्हारी जब मन हो तब आ जाना, मुझे यहाँ पे पुत्र को ये सिखाना बहुत जरूरी है कि बेटा जो गलत है, रात में लेट तुम भी नहीं आओगे, बेटियां भी नहीं आएंगी। उससे बेटियों के अंदर एक हीन भावना नहीं आती है कि नहीं मम्मा ने बेटे को जो कहा वही मुझे कहा। दोनों बराबरी का समानता का दर्जा दिया, बराबरी का सम्मान दिया जाए। और पुत्रों को ये जरूर बताया जाए कि महिलाओं की इज्जत किस तरह की जाती है, उसको सम्मान किस तरह दिया जाता है। ये हमें हमारे पुत्रों को सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमेशा से हमारे मैंने चाहे वो फौज हो कि लेडीज फर्स्ट का जो हमारा एक हमेशा से एक चला आ रहा है, तो मैं ये कहती हूँ कि महिलाओं को जब हमने इतना सम्मान हमेशा दिया गया है, हम कन्याओं की पूजा करते हैं, हम हर जगह सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, तो ये चीज़ हमें हमारे बेटों को जरूर इस चीज़ की शिक्षा देनी चाहिए कि हमें हमेशा हर नारी को सम्मान की नज़र से देखना है। अगर हर माँ ये बात करती है तो मुझे लगता नहीं है कि कोई भी व्यक्ति इस तरह के काम करेगा। और जो मानसिक विकृति, मुझे मेंटल जो हेल्थ है उसके लिए भी काम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेंटल हेल्थ की वजह से, क्योंकि उनको मैं एक पागलपन का ही दौरा कहती हूँ कि वो जरूर विकृत मानसिक रोगी है जो इस तरह की मानसिक प्रवृत्ति। अद्रिजा जी से बात करते हैं हम। अद्रिजा जी, कैसी अपब्रिंगिंग होनी चाहिए लड़कों की कि वो ये सब कार्य होना बंद हो पाए? देखिए मुझे लगता है कि जो भी अगर अपब्रिंगिंग जो होती है वो आपका बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप घर से, मतलब आपके हमारे माँ बाप हैं जो हमें संस्कार देते हैं, लड़कियों को उतने ही ज्यादा शायद उससे ज्यादा स्ट्रिक्ट उन्हें लड़कों को देने चाहिए कि मतलब वही सेम जो अभी मैम ने कहा, पूनम मैम ने, कि आप अपब्रिंगिंग जो होती है बेसिकली ज्यादा मैटर करती है कि आप घर के संस्कार, आपने अपने बच्चों को क्या सिखाया वो बच्चा बाहर करेगा, क्योंकि स्कूल में कितना सीखेगा बच्चा, ज्यादा माहौल का असर जो होता है वो घर से पड़ता है ना। तो घर में पेरेंट्स बताना चाहिए कि आप बाहर जाके उतनी ही इज्जत करो लड़कियों की जितनी आप घर में अपनी माँ की करते हो या अपनी फैमिली में जितनी भी लड़कियां उनकी करते हो। तो मुझे लगता है शायद लोगों का नजरिया थोड़ा चेंज होगा, लड़कों का खास तौर पे, कि वो भी हमारी सिस्टर की तरह है या हमारी बहन की तरह, हमारी माँ की तरह, सेम ट्रीटमेंट होना चाहिए, जो घर में वही बाहर होना चाहिए। मेरा अंतिम सवाल आप सभी से है, क्या आपको लगता है कि कानून बनाने से ही इस समस्या का हल हो पाएगा? एक लास्ट कमेंट आप। बिल्कुल सही है पूनम जी, सबसे बिल्कुल मुझे लगता है कि कानून जो बनाना है, 2 मिनट जी पूनम जी कहिए। कानून सख्त होना तो बहुत जरूरी है, इसमें कोई दुराई नहीं है, लेकिन साथ साथ
हमें जागरूकता के भी काम करना पड़ेगा, मेंटल हेल्थ के लिए भी काम करना पड़ेगा, और हमें एक इक्वलिटी के लिए कोई कानून बने वो सबके लिए समान बने, न उच्च वर्ग के लोगों को हम पैसों के धन के लालच में उन्हें, भ्रष्टाचार को भी हमें खत्म करना होगा। तब कहीं जाकर के हम इस समस्या से समाधान कर पाएंगे। जो निम्न वर्ग है वहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लोग हैं वो एक ही झोंपड़ी के अंदर रहते हैं। उनके जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप को जो है इन्वॉल्व होते हुए जब देखते हैं उनको, तो बच्चे क्या सीखते हैं, उनके अंदर एक जिज्ञासा रहती है, क्योंकि वो बच्चे तो वो कहीं कहीं ट्राई करते हैं और वो फिर बलात्कार भी कर लेते हैं, किसी किसी का बलात्कार भी कर लेते हैं। तो वहाँ भी हमें काम करना होगा। हमें वहाँ जाकर के भी लोगों को डर, एक भय ऐसा होना चाहिए जिससे कि कोई भी इस तरह का गलत कार्य करने से पहले उसकी रूह कांपने लगे। ऐसा कठोर कानून बहुत जरूरी है। रंजीत जी, सर क्या कहना चाहेंगे इस पूरे के सवाल पे? लास्ट कमेंट। मैं चाहता हूँ कानून के साथ साथ अपन घर, उनको भी अपने बच्चों को भी शिक्षा दें और थोड़ा जागरूक करें देश को कि ऐसा नहीं होना चाहिए और कानून तो बनना ही चाहिए। एकता जी क्या कहना चाहेंगी? अंतिम ये लास्ट कमेंट आपका चाहिए इस पूरे मसले पर। देखिए, सख्त कानून सरकार, समाज की जिम्मेदारी और परिवार की जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन मुझे लगता है कुछ ऐसे छुपे हुए मुद्दे हैं जो हम कई बार इग्नोर कर जाते हैं। सोशल मीडिया, इंटरनेट, इससे जो गंदगी बहुत हद तक बच्चों के दिमाग में परोसी जा रही है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण इसके पीछे कहीं ना कहीं रहता है। और दूसरा कारण है, आप देखेंगे मोस्टली क्राइम, मेरे को लगता है 75% क्राइम जो है वो नशे के कारण होते हैं, नशे में होता है। वो कहीं ना कहीं जो क्रिमिनल है वो नशे में होता है। तो इसकी जो जागरूकता है वो भी हमें कहीं ना कहीं लानी होगी, और हम सब मिलकर ही इस जो ये लड़ाई है इससे लड़ पाएंगे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद मैम। अद्रिया जी, एक लास्ट कमेंट आपका भी चाहिए। मैं बस ये कहना चाहूंगी कि हमारी कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है और इसे और ज्यादा अच्छी कर सकते हैं, मतलब सख्त कर सकते हैं। जितनी देरी होती है ना, मतलब कोई भी डिसीजन लेने में, जैसे भी अपने हाथों वाला कांड देखा, वो लड़की इतने टाइम तक पड़ी रही। अगर ये शायद मतलब पहले से अगर कानून व्यवस्था बहुत सख्त होती कि वो चीज जो बाद में अगर वो पहले हो जाती तो आज शायद कुछ और बात होती। और हर चीज के दो साइड्स होते हैं। अगर सोशल साइड की अगर आप बात कर रहे हो कि इससे अगर लोगों को मतलब गंदगी फैल रही है तो उसके बहुत प्लस पॉइंट भी है। तो तराजू के दोनों पल्ले होते हैं, आप किसी को गलत नहीं बोल सकते। मुझे लगता है कि जितनी व्यवस्था हमारी है और स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, बस जल्दी डिसीजन हो। मतलब जो अभी फास्ट ट्रैक का कोर्ट में जाते हैं, बहुत टाइम लेने के बाद इतना टाइम लग जाता है, वो पहले हो जाए तो ये चीजें इतनी नहीं होंगी ना। लोगों के मन में खौफ हो जाएगा कि हमें मतलब क्राइम करने से पहले लोग सोचेंगे कि नहीं, अभी हम नहीं बच सकते हैं, कि 1-2 साल नहीं कर रहे हैं, अभी चल रही हैं दलीलें, बच गए, निकल गए, वो चीजें बंद हो जाएंगी। तो लोगों के मन में खौफ होना चाहिए बस। धन्यवाद पूनम जी, धन्यवाद एकता जी और रंजीत जी, आप सभी का धन्यवाद। हमने आज ये चर्चा करी एक ऐसे मुद्दे पर, यानी कि कब होगा रेप फ्री इंडिया। ये हमारी ये आमद की इंडिया एक मुहिम भी है जो हमने ट्विटर पे चलाई हुई है, #रेप फ्री इंडिया। ये हमारी एक मुहिम है, तो आप सभी इसके अंदर हिस्सेदार बनिए। हम चाहते हैं कुछ खास नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ एक तख्ती लीजिए जिसके ऊपर #रेप फ्री इंडिया लिखिए और उसमें सिर्फ इतना सा कहना है आपको, आई सपोर्ट #रेप फ्री इंडिया। क्योंकि जैसा कि आप सभी ने कहा कि बिना अपब्रिंगिंग सही तरीके से हुए कोई कानून भी कुछ नहीं कर पाए। इसलिए जब अगर हमें इस रेप को हमारे भारत से मिटाना है, जैसे तरीके से हम कहते हैं कि हमें गरीबी मिटानी है, हमें बेरोजगारी मिटानी है, तो हमें ये भी अब अपने एजेंडे में हर व्यक्ति को, मैं सिर्फ सरकारों की बात नहीं करूंगा या मैं सिर्फ मीडिया की बात नहीं करूंगा, हर व्यक्ति को अपने जहन में उतारना पड़ेगा। हमारे अपनी लाइफ का एक एजेंडा बनाना पड़ेगा कि हमें रेप फ्री इंडिया बनाना है। अगर महिला हमारी या लड़की हमारे घरों की अगर बाहर सड़कों पर सुरक्षित नहीं होगी तो हम एक अच्छा समाज नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए प्लीज सपोर्ट कीजिए #रेप फ्री इंडिया का, और खुद को भी सपोर्ट कीजिए। खुद से ये सोचिए कि हमें बदलना है, तभी हम बदल पाएंगे इस देश को, इस समाज को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा मुद्दा के अंदर आने के लिए, और देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।